तो एग्जाम की घड़ी आपके करीब आ गई है। एक दिन बाद आपका एग्जाम है। मन में कई प्रकार के डर हैं, कई प्रकार की शंकाएं हैं, कई प्रकार की दुविधाएं हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे रिवीजन करें, क्या करें कि पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाए। तो घबराना नहीं है। अगर आपके शिवेंद्र भैया आपके साथ हैं तो आप रिवीजन भी करोगे, एग्जाम में प्रश्न को भी बना पाओगे। और वैसी एक क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं कि 15 मिनट में, आने वाले 15 मिनट में हम कंप्लीट ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। हर एक टॉपिक आपके दिमाग में होगा, और अगर मेरे लाल टॉपिक आपके दिमाग में है तो एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को भी आप बना पाओगे। तो ध्यान से सुनना। अब देखो, पहला चैप्टर ज्योग्राफी का है, संसाधनों का वर्गीकरण। देखो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला संसाधन का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, इसके बाद सतत विकास। एक टॉपिक और महत्वपूर्ण है, मृदा संसाधन। इतनी चीजें महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, संसाधनों का वर्गीकरण करें तो आप देखोगे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है, अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। समाप्यता के आधार पर देखोगे नवीकरणीय योग्य होते हैं और अनवीकरणीय योग्य होते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अगर हम विकास के स्तर के आधार पर बात करें तो इसमें संभावित संसाधन मिलेंगे तुम्हें, और इसी में तुम्हें विकसित संसाधन मिलेंगे, इसी में भंडार संसाधन मिलेंगे, इसी में तुम्हें मिलेंगे संचित कोष। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण है। इनकी छोटी छोटी सी डिफिनीशंस आती हैं, उन डिफिनीशंस को आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्या है, सतत पोषणीय विकास है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसे। आप देखोगे सतत विकास का अर्थ क्या है, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो किया जाए उसी को सतत विकास कहते हैं। अब देखोगे, इसीलिए रियो डी सम्मेलन हुआ कब, 1992 में। यहाँ से एमसीक्यू में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, इसमें एजेंडा 21 को इंट्रोड्यूस किया गया, और एजेंडा 21 में शामिल किसे किया गया था, उसमें शामिल किया गया था संधारणीय विकास को, जिसको सतत विकास कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे आप देखोगे संसाधन नियोजन। तो भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की जल आप देखोगे उपलब्धता कम है, यहां पर संसाधनों का नियोजन जरूरी है। अर्थात हम संसाधन को पहचाने कितना है, कितनी मात्रा में है, इसका उपयोग कैसे करेंगे। आगे आप देखोगे भू संसाधन है और मृदा संरक्षण। तो भू संसाधन किसे कहते हैं, भूमि जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है भू संसाधन कहलाती है। अब भू संसाधन का उपयोग आप देखोगे, पहला भूमि निम्नीकरण हो रहा है, इसके कारण क्या है, अतिपश्चारण, खनन, अत्यधिक सिंचाई और वनों की कटाई, ये सारी हेडिंग्स हैं। उसके बाद आप देखोगे समाधान, वनारोपण, ठीक है, चारागाहों का उचित प्रबंधन, और आप देखोगे रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर, ठीक है। और भू उपयोग पैटर्न एक ऐसा है इंडिया में, तो ये पूरा आपको दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। आगे आप देखोगे मृदा के प्रकार और इनका वर्गीकरण और मृदा प्रदन। तो मृदा कितने प्रकार की होती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, और आप देखोगे लाल, पीली, लेटेराइट और मरुस्थली। तो इसमें जलोढ़ और काली इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन के कारण क्या है, ठीक है, मृदा अपरदन है क्या और इसके कारण क्या हो, और मृदा संरक्षण के उपाय। इतनी चीजें पढ़ लेना, चैप्टर 1 में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम चैप्टर 2 में मूव करेंगे तो इसमें देखोगे जैव विविधता और प्रजातियों का वर्गीकरण। ध्यान देना, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है सामान्य जातियां। भाई जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम सामान्य जातियां कहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं संकटग्रस्त, जिनकी संख्या लगभग समाप्त होने वाली है उनको संकटग्रस्त कहते हैं। सुभेद प्रजातियां किसे कहते हैं, जिनकी संख्या घट रही है, जैसे आप देखोगे नीली भेड़ और ये सियाही हाथी। स्थानिक प्रजातियां क्या हैं, जो किसी केवल विशेष किसी स्थान पर पाई जाती हैं उनको हम स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्रजाति सिर्फ प्रयागराज में पाई जाती है, बाकी अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, तो उसे स्थानिक प्रजाति कहेंगे। लुप्त प्रजातियों की बात करें, जो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उन्हें हम लुप्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे आप देखोगे एशियाई चीता और गुलाबी सिरवाली बत्तख, ये लगभग लुप्त प्रजातियों की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, वनों का वर्गीकरण। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो है वनों का वर्गीकरण। तो इसमें ध्यान से समझेंगे आरक्षित वन क्या होते हैं। देखोगे अब देश के आधे से अधिक वन को आरक्षित वन के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद सुरक्षित वन है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा सुरक्षित वन क्षेत्र है। अवर्गीकृत वन, तो अन्य सभी वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्गीकृत कहते हैं। इसके अलावा अस्थायी वन। अस्थायी वन की बात करें कि जहां पर परमानेंट वन है, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 75% के आसपास वन है। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसके अलावा देखोगे आप वनों का ह्रास हो रहा है, वन लगातार कम हो रहे हैं, कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, कृषि का विस्तार, रेलवे, खनन इत्यादि ये कारण है। अब उपनिवेश काल में क्या था, वनों का सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने वनों का उपयोग किया और आप देखोगे रेलवे इत्यादि को बनाया। आगे आप देखोगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इनको क्यों लाया गया भाई, बांध जिनको आप कहते हो, डैम कहते हो, डैम को इसलिए बनाया गया ताकि हम कंजर्व कर सके वाटर को। और डैम की वजह से भी क्या होता है, वनों का ह्रास होता है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, सूखा, बाढ़ और आप देखोगे सांस्कृतिक विविधता का कम होना। संरक्षण और सामुदायिक प्रयास, तो वन संरक्षण और आप देखोगे वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने प्रयास किए।
तो सरकार ने क्या किया, भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया 1972 में, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और चिपको आंदोलन चलाया गया। हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें लोग जाकर के पेड़ों से चिपक जाते थे और वो कहते थे अगर पेड़ों को काटना है तो पहले उनको काटना होगा। आगे आप बढ़ोगे, देखोगे संयुक्त वन प्रबंधन, जिसको JFM कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो वनों के प्रबंधन और पुनर्स्थापन के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लागू किया गया। उसके बाद आप देखोगे बीज बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा आप देखोगे टिहरी नदी की घाटी में चलाया गया। बेसिकली इसका उद्देश्य यह था कि हरित क्रांति के बाद जो आप देखोगे हाइब्रिड सीड है उनका प्रयोग ना करके जो हमारे ट्रेडिशनल सीड हैं उनका प्रयोग किया जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अगले चैप्टर में मूव करोगे जल संसाधन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में एक चीज आती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये जरूरी है, बाकी समझ लो। जल दुर्लभता का मतलब क्या होता है, जल की कमी, इसको जल दुर्लभता कहते हैं। इसके कारण क्या है, पहली बात बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या अगर अधिक बढ़ेगी तो उसके लिए अधिक जल की डिमांड होगी, तो बढ़ती जल संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद आप देखोगे अतिशोषण, अगर जल का बहुत अधिक उपयोग करेंगे, जैसे अगर जहां आपको 1 बाल्टी पानी की नीड है 4 बाल्टी पानी का उपयोग करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जल की कमी का सामना करना पड़ेगा ना। आगे आप देखोगे जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण बड़ा रीजन है। कई सारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कूड़ा कचरा लोग जाकर के नदियों में फेंक देते हैं, भैंसों को नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, ये कई सारे रीजन है। इवन आप देखोगे बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें लोग लाशों को जाकर के डाल देते हैं। भाई इससे क्या पड़ता है, इससे क्या फैलता है, इससे जल प्रदूषण फैलता हुआ चला जाता है। आगे आप देखोगे तथ्य की बात करें तो विश्व में कुल जल का केवल 2.5% हिस्सा ही यूजेबल है, और आप देखोगे 97.5% हिस्सा ये क्या है, ये सागरीय है। ये क्या है, ये सागरीय है, और अगर सागरीय है तो कैसा है मेरे लाल, तो ये खारा है। अगर हम बात करें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की, तो ऐसी परियोजना, बेसिकली बांधों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जब हम जल को एक बैरियर के द्वारा रोकते हैं और जल का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों से करते हैं तो उसको नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो आप देखोगे नेहरू जी ने इन्हें क्या कहा था, इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। लाभ किस इनसे लाभ क्या है, तो सिंचाई की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है और मछली पाला जाता है। ठीक है, नुकसान क्या है, स्थानीय लोगों का विस्थापन हो जाता है, कई सारे वन क्षेत्र इसमें डूब जाते हैं। और आप देखोगे प्रमुख आंदोलन कौन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वर्षा जल संग्रहण के लिए कुछ विधियां हैं। राजस्थान आपको पहाड़ी क्षेत्रों में गुल एंड कुल मेथड मिलेगा, पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों हेतु वाहिकाएं। टांका मेथड आपको राजस्थान में मिलेगा, जिसमें घर के नीचे लोग एक टैंक बना देते हैं, छत से आने वाला पानी उस टैंक में हो जाकर के जमा हो जाता है। बात समझ आ रही है ना। उसके बाद आप देखो खादीन और जोहड़, तो खादीन और जोहड़ ये राजस्थान के जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें कृषि क्षेत्र में लोग गड्ढे खोद देते हैं और जल को कंजर्व करते हैं। आगे आप देखोगे बांस ड्रिप सिंचाई, ये आपको कहाँ मिलेगी, मेघालय में मिलेगी। 400 साल पुरानी तकनीकी है जिसमें बांस का उपयोग पाइपों के रूप में किया जाता है। आगे आप देखोगे संरक्षण और नीतियां, तो अनिवार्य नीति क्या है, तमिलनाडु में हर घर में जल संरक्षण किया जाता है। छत से होने वाला वर्षा जल को संग्रहित किया जाएगा हर घर में, और ये कंपलसरी कर दिया गया है। शहरीकरण का प्रभाव, तो शहरीकरण से क्या होता है, आप देखोगे जल की कमी लगातार होती जा रही है। समाधान क्या है, जल प्रदूषण को हम रोकें और सीमित संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करें। लक्ष्य क्या है कि जल का पुनर्चक्रण किया जाए, मतलब अगर आप पानी से नहा रहे हो तो उस पानी को खेत में आप लेकर के जाओ, सिंचाई कर दो। इस तरीके से जल का पुनर्चक्रण होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर, बहुत जरूरी चैप्टर है, याद कर लेना। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है कृषि के प्रकार, क्योंकि तुम्हें क्या देता है, कृषि के प्रकार देता है और कंपेरिजन करनी रहती है। तो ध्यान देना, पहला प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है। इसमें क्या है, छोटे टुकड़ों पर खेती की जाती है, पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देखोगे फावड़ा हो गया, डाव हो गया, और खेती मानसून पर निर्भर होती है। अगर मैं बात करूंगा गहन जीविका कृषि की, तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे भूमि का आकार छोटा होता है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, हमें कम क्षेत्र से अधिक उत्पादन चाहिए होता है, तो सिंचाई अधिक करते हैं और हम उर्वरक इत्यादि का उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो ऐसी कृषि जो बाजार को ध्यान में रख करके उगाई जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि कृषि का उत्पादन करके बाजार में फसलों को बेचना। अब इसमें आप देखोगे लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है, इसमें HYV सीड्स का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे अब फसल ऋतुएं हैं, तो भारत में फसल ऋतुएं आपको मिलेंगी रबी की फसल। अब रबी की फसल क्या है, पहली बात ऐसे समझ लो ये ठंडी के महीने में होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बुआई की जाती है, अप्रैल से जून के बीच में क्या होती है, इसकी कटाई होती है। अगर मुख्य फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है। याद रखना, यहां से MCQ वाले प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं, इस बात को ध्यान रख लो। ठीक है, खरीफ की बात करें तो भाई मानसून के आगमन के समय बुआई की जाती है। आप देखोगे सितंबर अक्टूबर में बुआई की जाती है, मतलब जून जुलाई में इसको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसमें क्या है, इसमें चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है। ठीक है, उदाहरण याद कर लेना, उदाहरण एग्जाम में आता है और आया भी है लगातार। जायद की बात करें तो इन दोनों फसलों के बीच में जो फसलें बोई जाती है उन्हें जायद की फसल कहते हैं। जैसे आप देखोगे ठंडी से बारिश के बीच में, तो गर्मी के महीने में जो फसल बोई जाती है, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गया, खीरे हो गए, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जायद की फसलें हैं, जो आप देखोगे मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेंगे प्रमुख फसलें और संस्थागत सुधार। तो मुख्य खाद्य फसलें कौन सी हैं, चावल।
अब चावल के उत्पादन के लिए आप देखोगे, पहली बात ये खरीफ की फसल है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। ठीक है, ये दूसरी महत्वपूर्ण सबसे फसल है जिसके 50 से आप देखोगे 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। मिलेट्स की बात कर लें, जिनको हम लोग मोटे अनाज कहते हैं, इसमें क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार का उत्पादन बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है, सब प्रश्न पूछा गया है। गेहूं की बात कर लें तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फसल है, रबी की ऋतु की फसल है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। दालों की बात कर लें तो दालें मुख्य फसल नहीं, ये सहायक फसल हैं। ठीक है, और दालों को फलीदार फसल भी कहते हैं। संस्थागत सुधार किए गए, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थागत सुधार किए गए। इसमें आप देखोगे चकबंदी की गई, जमींदारी प्रथा का अंत किया गया और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। भूदान और ग्राम दान आंदोलन, तो भाई महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत करी। इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति ने अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान कर दिया, 80 एकड़ ऐसे था, उसको अलग अलग किसानों में बांट दिया। अब जब उसने बांट दिया तो लोग उससे प्रेरित हुए, लोगों ने अपनी भूमि का दान करना शुरू किया, जमींदारों ने, और कुछ लोगों ने सीधे के सीधे गांव दान कर दिए। और जब लोगों ने जमीन दान करी तो उसे भूदान कहा गया, जब लोगों ने गांव दान कर दिया तो उसे ग्राम दान कहा गया। बात समझ आई। इसी के साथ हरित क्रांति है, तो अधिक उपज देने वाली रिसर्च की गई सीडों का प्रयोग, जिसको हम लोग हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, उनका प्रयोग इसमें आता है। वैश्वीकरण के प्रभाव की बात कर लें तो भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का समाधान करना पड़ रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तुम्हें यहां से कम 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा, कम से कम 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा, एमसीक्यू तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। अब ऊर्जा संसाधन को ध्यान से देखना। ठीक है, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ही एक शक्ति है। अगर हम दूसरी बात करें तो भविष्य के स्रोत के रूप में आप देखोगे, पहला क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अब परंपरागत में क्या पढ़ोगे, कोयला पढ़ोगे। परंपरागत का मतलब जिनका उपयोग आप करोगे जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। गैर परंपरागत की अगर मैं बात करूं तो जिनका उपयोग आप कितना भी करोगे समय के साथ समाप्त नहीं होंगे, उनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखोगे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। और ऊर्जा की बचत ही क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है। अब खनिज संसाधन में आप देखोगे खनिजों का संरक्षण, तो खनिज क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसके निर्माण में जैसे लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि उपभोग की दर जो है बहुत तेज है। अब आप देखोगे मुख्य उपाय क्या है कि हम खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम धातुओं का पुनर्चक्रीकरण करें, और आप देखोगे पर्याप्त खनिजों की खोज करें। खनिज होते कितने प्रकार के हैं, एक आप देखोगे धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में लौह, अलोह और आप देखोगे बहुमूल्य खनिज होंगे। अगर बात करेंगे अधात्विक, इसमें अभ्रक होगा, नमक होगा, पोटास होगा, सल्फर होगा और चूना पत्थर होगा। मेरे लाल एग्जाम्पल्स याद कर लो, एग्जाम्पल से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% एग्जाम्पल से क्वेश्चन मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आकर के बता देना। इस एक क्लास से 10 से 15 मिनट की क्लास से मैं कम से कम तुम्हारे 15 नंबर फंसाऊंगा, कम से कम तुम्हारे लगभग 10 नंबर तो फंसे जाएंगे यहाँ से, 10 से 15 के बीच में। आगे ऊर्जा खनिज है, तो ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन खनिज शामिल है। क्लियर है ना मेरे लाल। अगर अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है विनिर्माण और उद्योगों की, जिसमें हम बात करेंगे। तो ध्यान दोगे, अगर उद्योगों के महत्व की बात करें तो भाई उद्योग जरूरी क्यों है। अब देखो विनिर्माण क्या है, तो बड़ी संख्या में जब हम लोग किसी वस्तु का किसी स्थान पर उत्पादन करते हैं तो उसी को हम विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, और विनिर्माण क्या है, विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास की रीढ़ है। अगर बात करें कि आर्थिक विकास की रीढ़ क्या है तो आप क्या बताओगे, विनिर्माण क्षेत्र है। और इससे क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और प्लस हमारे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। जब आप कोई सामान बनाओगे विदेशों में बेचोगे तभी तो आपको विदेशों से पैसा मिलेगा। साथ ही आप देखोगे उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर किया गया, जैसे कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गए। स्वामित्व के आधार पर आप देखोगे सार्वजनिक उद्योग हो गए, और निजी क्षेत्र के उद्योग हो गए, और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हो गए। पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। इसके अलावा आप देखोगे कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग होते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। जिसमें कच्चा माल भारी होता है वहां पर कच्चे माल के स्रोत के पास में ही उद्योग लगाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे जी सर समझ में आ रही है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे ना मेरे लाल, तो इसी में हम बात कर लेंगे औद्योगिक प्रदूषण की। तो कई बार क्या होता है, जब उद्योग लगाए जाते हैं तो उद्योगों से पॉल्यूशन भी फैलता है। अब आप देखोगे वायु प्रदूषण, तो जहरीली गैसें जैसे CO2, SO2 का उत्सर्जन होता है। जब उद्योगों से गैसें निकलती हैं तो इससे एयर पॉल्यूशन फैलता है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे का नदियों में विसर्जन करने से जल प्रदूषण फैलता है। साथ ही आप देखोगे तापीय प्रदूषण, और जब गर्म जल को हम लोग नदी में डाल देंगे तो उससे नदी के कई सारे जीव जंतु मर जाएंगे। वो मर जाएंगे तो उसके मरने के बाद भी प्रदूषण फैलाएंगे, और जिंदा रहने पर तो प्रदूषण फैलाते ही हैं। अब प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है, अपशिष्ट जल का 3 चरणों में शोधन किया जाए, और आप देखोगे वर्षा जल संग्रहण और कम पानी का उपयोग किया जाए, और धुआं छानने के लिए कारखानों में आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रोस्पेक्टर का प्रयोग किया जाए। क्लियर है मेरे लाल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो है हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचे। अगर इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचेगी तो हमें भी कम हार्म पहुंचेगी।
आगे देखेंगे लास्ट चैप्टर जो है वो परिवहन और अर्थव्यवस्था की धमनियां है। इसमें क्या आप देखोगे, सड़क और रेल परिवहन की सबसे पहले बात करेंगे। तो सड़क परिवहन, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। आप देखोगे जब अगर बात करेंगे, इसके अलावा आप देखोगे कॉरिडोर भी, आपको पश्चिमी कॉरिडोर और उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर ये दोनों भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग को देखोगे तो ये किसे किसे जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो देश के दूर दराज देशों क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। रेल परिवहन, अब ये क्या है, लंबी दूरी की यात्रा को तय करता है, मतलब बहुत आपको ज़्यादा दूरी तय करनी है और कम पैसे में तय करना चाहते हो तो आप रेल परिवहन का उपयोग करोगे। पाइपलाइन की बात करें तो जितना भी लिक्विड मटेरियल है और गैसीय सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम पाइपलाइन परिवहन का उपयोग करते हैं। क्लियर है ना मेरे लाल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे हम लोग जल और वायु मार्ग की। तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, 95% विदेशी व्यापार। यहाँ से एमसीक्यू में प्रश्न पूछा गया है, भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक किससे होता है, तो होता है जल परिवहन से, ठीक है। और वायु परिवहन किसके लिए उत्तम है, दुर्गम क्षेत्रों के लिए उत्तम है। अगर पूछेगा दुर्गम क्षेत्रों के लिए सबसे उत्तम क्या है, तो आपको याद रखना है वायु परिवहन सबसे उत्तम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। आगे आप देखोगे संचार सेवाएं, तो व्यक्तिगत संचार सेवाएं जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, और जन संचार सेवाएं। तो व्यक्तिगत संचार का मतलब है अगर इंडिविजुअली हम दो लोग कनेक्ट करते हैं तो फोन से कनेक्ट करेंगे या तो इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। पर जन संचार का मतलब है जो लोगों के बीच सारी इंफॉर्मेशन को फ्लोट कर दे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो लोग रेडियो का उपयोग करेंगे, प्रेस का उपयोग करेंगे, और देश के विकास और जागरूकता के लिए अनिवार्य है। बात समझ आई। पर्यटन की बात कर लें, एक व्यापार। अब भारत में अगर पर्यटन को देखें तो बीते दिनों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आप अयोध्या का देखोगे, वाराणसी देखोगे, तो जो पर्यटन है वो भी क्या है, एक व्यापार के रूप में निकल के आ रहा है। क्लियर है ना मेरे लाल, ठीक है। तो ये पूरा ज्योग्राफी का रिवीजन था। अगर इस रिवीजन को आपको कर लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से प्रश्न आया है, और किस चैप्टर में कौन सी बात, कौन सी हेडिंग लिखनी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम लोग मिलते हैं 20 को सुबह 3 बजे।